हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है। उसी दिशा में हमारी कई सारी सब सीरीज की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर चुके थे। करंट अफेयर्स में हमने डे 1 में मई माह के करंट अफेयर्स के अपने तीनों पार्ट्स को कवर कर लिया था। उम्मीद है कि आपने उन तीनों पार्ट्स को देखा होगा। ये हमारा डे 2 है, जिसमें हम जून माह के पहले पार्ट को कवर करेंगे, अर्थात 1 जून से लेकर 10 जून तक की इम्पोर्टेंट घटनाओं को, जो कि 2020 से रिलेटेड हैं। उम्मीद है आपको क्लास काफ़ी समझ में आएगी। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 का डे 2 है। ऑलरेडी हमारा डे 1 कंप्लीट हो चुका है और अपने उस डे 1 में हमने आपको मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की घटनाओं से रूबरू कराया था। उसी दिशा में ये हमारा जून 2020 का करंट अफेयर्स है, जिसका ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें आपको 3 पार्ट टोटल मिलेंगे। तो पहले पार्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। खास बात यहाँ पे एक बात और बतानी थी अधिकांश बच्चों को, जिन बच्चों ने लेट्स क्रैक 1.0 सीरीज में करंट अफेयर्स कर लिया था, ठीक है, तो उनको अच्छे से पता है कि वहाँ पे हमने आपको काफ़ी सारे आर्टिकल कवर कराए थे। उसका पर्पस ये था कि हम आपको उस समय 27 जून के हिसाब से तैयारी करा रहे थे, बट यूपीएससी ने 6 महीने और एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके 10 अक्टूबर जब कर दिया, तो इसके जो करंट अफेयर्स हैं, इसमें फिर वो सारे जो करंट अफेयर्स थे वो उतने प्रासंगिक नहीं रह गए। उसमें वही रह गए जिन पे मे बी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो बच्चे पहले नोट्स बना चुके हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे अभी नए हैं तो वो करंट अफेयर्स की क्लासेस लेट्स क्रैक 1 की ना देखें, ठीक है। वो अगर लेट्स क्रैक 1 में कुछ देखना चाहते हैं तो आप जीएस के 2000 टॉपिक वाली देख सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे एनवायरनमेंट की बुक सीरीज देख सकते हैं। बाकी आप हमसे पूछ लिया करें, हम तो शेयर ही कर देते हैं, ठीक है। बाकी आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स अपडेट मांगता है। इसमें अगर आप वही पुराना पढ़ते रहेंगे और इस बार फिर नहीं आया तो आप हम ही से कहेंगे। और दूसरी बात है, हम तो आपको कवर करा ही रहे हैं ना, ठीक है। तो इतनी बातें आपको बस बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है इन चीज़ों में, और लाजमी सी बात है, जब पता नहीं है तो कन्फ्यूज़न तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत करना। दूसरी बात एक और है कि जो बच्चे इसके नोट्स बना रहे हैं, इस समय जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमने आपसे क्या कहा है कि जो आर्टिकल हम यहाँ पे आपको बोलते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है या ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, तो केवल उतना ही लिखा करें। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे मत लिखा करें। इसका रीज़न क्या है कि जब हम उस समय पढ़ाते थे तो उस हिसाब से हमने करंट अफेयर्स बनाया था, बट अब हमें 10 अक्टूबर के हिसाब से बनाना होता है। और जिस दिन आप लोग ये चीज़ें समझ जाएंगे, उस दिन आपके जितने भी नोट्स होंगे ना, वो सारे अपडेट रहा करेंगे। अधिकांश बच्चों के नोट्स इसीलिए उतने अपडेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें अब क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे हम पहला आर्टिकल देखते हैं, बनाना कोविड। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूजेरियम विल्ट T4 क्या है, ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूजेरियम विल्ट T4 क्या है। FUSARUMWILT T कैपिटल R और 4 जो न्यूमेरिक नंबर का क्या है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये फंगस का एक तरीके का नया स्ट्रेन है। किससे रिलेटेड होगा? बनाना से, यानी कि केले के जो पौधे होते हैं उस पे एक तरीके का जो फंगस लग जाता है, उसी को रिप्रेजेंट करता है TR4, ठीक है। अब प्रश्न उठता है TR4 का मतलब क्या होता है। TR4 का मतलब होता है ट्रॉपिकल रेस 4, ठीक है। आपको बस इतना ही यहाँ पे मेंशन करना है, बाकी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है, इसे पनामा डिजीज़ या फ्यूजेरियम बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न उठता है कि पनामा है कहाँ पे, कई बच्चों के दिमाग में आता होगा ना। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पनामा मुझे किस चीज़ से नाम से याद आता है। पनामा वास्तव में एक सिगरेट होती है, ठीक है। पनामा पहले सिगरेट आती थी, सबसे पहले आती थी जो ITC कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है। तो उसी से संबंधित पनामा आती थी सिगरेट, बहुत पुरानी है, लगभग 90 के आसपास की कहानी है ये, उस समय आती थी। तो मुझे ये उसी से याद है, ठीक है। खैर आपको हम फिर भी दिखा देते हैं। तो ये हमारा प्यारा साउथ अमेरिका है। हमारा क्या है, मतलब हम लोग किसी को भी ना अपना बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका आपका, और ये नीचे साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये देखो एक छोटा सा लैटिन कंट्री है अमेरिका का, पनामा, ठीक है।
ये देख रहे हो कोस्टारिका और ये पनामा। ये जो पनामा है ना, यहीं पे है आपकी क्या, पनामा की खाड़ी। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ से ये नाम लिया गया पनामा डिजीज। ठीक है, आपको पता है ब्राज़ील वगैरह में केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको ये देश पता होने चाहिए कि निकारागुआ, होंडुरस, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, बेलीज, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं? ये सब के सब लैटिन अमेरिका कंट्री के देश हैं। क्लियर? और ऊपर उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई तो बाकी इसमें मैप में आपको दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, इंडिया, चाइना, फिलीपींस, ब्राज़ील, इन जगह पे कम उत्पादन है, मतलब क्रम के हिसाब से इंडिया में ज़्यादा उत्पादन है, चाइना में उत्पादन है, फिलीपींस में, ब्राज़ील में। ठीक है, तो इस तरीके से उत्पादन यहाँ पे है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप ये बताइए कि रेत में होता है कि मिट्टी में होता है, इतना डेप्थ में यूपीएससी नहीं जाती है। ठीक है, मिसाइल पार्क, अग्निप्रस्थ, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में भारत में चर्चा में रहा अग्निप्रस्थ क्या है? तो वास्तव में एक मिसाइल पार्क है जो कि वाइजैग यानी कि आईएनएस कलिंगा में बनाया गया है। ठीक है, वाइजैग कहाँ पे है आपका? वाइजैग आपका यहाँ पे, इसमें आपको नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसमें दिया नहीं है। वाइजैग वास्तव में आपका आंध्र प्रदेश के रीजन में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए। फिर बात आती है ईस्टर्न पार्ट कोस्ट, ये आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे हो सकता है ये आपसे पूछ ले कि P70 एमेटिस्ट क्या है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा P70 एमेटिस्ट। एमेटिस्ट का मतलब AMETIST, एमेटिस्ट क्या है? तो आप बता देना ये एक अंडर वाटर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है, अंडर वाटर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल का क्या मतलब हुआ? आप में से जिन बच्चों ने गाजी मूवी देखी होगी, ठीक है, या कोई भी ऐसी मूवी देखी होगी हॉलीवुड की जिसमें नीचे पनडुब्बियों के द्वारा मिसाइल्स दागी जाती हैं। ठीक है, तो उस मिसाइल को मिसाइल नहीं बोलते। पानी में जो मिसाइल होती है ना, उसको मिसाइल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? टॉरपीडो। ठीक है, ध्यान रखना, जो ऊपर होती है उसको मिसाइल बोलते हैं और जो पानी के अंदर चलाई जाती है उसको टॉरपीडो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉरपीडो होती है ना, तो मान लीजिए किसी देश के द्वारा आपकी तरफ भेजी गई, तो आपने उसको जो काउंटर करने के लिए भेजा, उस मिसाइल को कहते हैं एंटी टॉरपीडो। ठीक है, उसी के गठन के लिए P70 एमेटिस्ट आया, यानी कि अंडर वाटर एंटी शिप मिसाइल। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना, यानी कि एक तरीके से एंटी टॉरपीडो मिसाइल का गठन है। समझ गए? चलिए, अब बात आती है अमलतास पेड़ के बारे में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। नेशनल AI पोर्टल आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपसे बस इतना पूछेगा कि AI के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसके सारे उपयोग हो सकते हैं। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, एक कभी थिंकिंग करके बताना कभी कि मान लीजिए जैसे मैं ये कहना चाहूँ कि आपके हाथ में इस समय जो पेन है उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से बता देंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पेन के क्या क्या उपयोग नहीं हो सकते, तो सोचने में टाइम लगेगा, और मे भी हो सकता है कि जब आप कोई चीज़ सोचें तो उस वक्त तो आपको ये लगे कि हाँ इसका उपयोग ये हो तो नहीं सकता, बट फ्यूचर में हो जाए। जैसे छोटी सी बात अगर मैं आपको पेन के बारे में ही बताऊं, मैं हमेशा पेन का एग्जांपल इसलिए लेता हूं क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट को इसी पेन के एग्जांपल से ही सीखा था। ठीक है, तो पेन मान लीजिए जैसे आपके पास है, तो आप पेन का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? किसी की मौत कर सकते हैं, मौत मतलब उसको हत्या कर सकते हैं उसकी, पेन से गोद के। ठीक है, आप उस पेन की रिफिल को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको गला के प्लास्टिक का धागा बना सकते हैं। आप उस जो इंक है उस इंक की नील यानी कि इंक बना सकते हैं। जो वो पेन है उसको दीवार में उसको हथौड़े से पीट कर उसको बढ़िया खूंटी बना सकते हैं। ठीक है, जो वो पेन है उसे आप काट के पेंटिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, है ना। जो वो पेन है आपका उसको कहीं जगह पे बाइंड कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। समझ सकते हो? तो बहुत सारे जब उपयोग हो सकते हैं तो हमें ये बताना बड़ा कठिन रहता है कि क्या नहीं होंगे। तो जब भी आपको ऑप्शन में ये देना कि इसके क्या क्या लाभ होंगे, तो सारे ऑप्शन हमेशा आपके सही होंगे, बशर्ते एक्सट्रीम वर्ड का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ हम जब बैक ईयर आपको कवर कराएंगे और जब आपको ट्रिक्स और टैक्टिक्स से प्रोवाइड कराएंगे 8 अगस्त को, यानी कि एक वीडियो जो आएगा 8 सप्ताह में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें और अच्छे से डिफाइन की जाएंगी। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ आपको नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट जब भी आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई सजेशंस लिखते हैं,
लाइक आप एथिक्स में अगर कोई बात लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस वर्ड का उपयोग कर सकते हैं कि सरकार को हर्बल रोड्स का गठन करना चाहिए ताकि आयुर्वेदिक पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जा सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपसे बस यही पूछेगा कि ब्राह्मी, अश्वगंधा, जेड्रोफा, है ना, ये सब किस प्रकार के वनों में आते हैं। तो जब ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कवर कराएंगे। देखो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप में से कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट होगा मेमोरी पे, है ना, तो मैं आपको बात ये बता देना चाहता हूँ, मुझे अभी 2001 से लेके, ठीक है, और अभी 2021 तक जितनी भी घटनाएं हैं मेरी लाइफ की, मुझे सारी की सारी घटनाएं याद हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरी याददाश्त इतनी फास्ट है, ठीक। अगर मैंने आपसे कहा है कि मैं यहाँ पे ना पढ़ा के आपको ज्योग्राफी में कोई चीज़ पढ़ाऊँगा, तो ये मानकर चलना कि 100% जब मैं वहाँ पढ़ा रहूँगा तो आपको बता दूंगा कि देखिए ज्योग्राफी मैंने आपको करंट में चीज़ पढ़ाई थी, मैंने वहाँ आपसे कहा था कि मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा, तो ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि मैं भूल गया हूँ, मैं कोई भी चीज़ नहीं भूलता हूँ, ठीक है। लेट हो सकता हूँ बट भूलूंगा नहीं, ये मेरी खूबी है, ठीक। फिर यहाँ पे बात आती है बैंड टेल्स स्वार्प स्कॉर्पियंस फिश। आपसे नहीं पूछेगा कि बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश क्या होती हैं, आपको याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। थर्ड डिफेंस सिस्टम आपसे अब नहीं पूछेगा, यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया है। अब जो क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, हालांकि पूछेगा भी नहीं, आयरन डोम जैसे हो गया, इग्ला S1 हो गया, ठीक है, S-400 हो गई, S-400 रसिया की मिसाइल है और ये आयरन डोम आपका इजराइल का है, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बस इंपॉर्टेंट है। थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। ये यूएसए का एंटी मिसाइल सिस्टम है। एंटी मिसाइल का मतलब कोई जैसे अगर मिसाइल किसी देश पर हमला करता है तो उस हमले के अगेंस्ट में जो हमला किया जाता है उसे कहते हैं थर्ड, ठीक है। इसमें आपसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो इन लोकेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यूएई पे, गुआम पे, इजराइल पे, रोमानिया पे, ठीक है, साउथ कोरिया पे, इस पे लोकेशन आ सकती है। और लोकेशन के लिए ऑलरेडी हमने आपसे कह रखा कि हम आपको मैप में तो कराएंगे ही, बट हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो जैसे आप ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, हम आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाते हैं गुआम के बारे में। गुआम वैसे हमने आपको कई बार दिखा दिया है, बट हम फिर भी आपको एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। जो यूएसए का आइलैंड है यहाँ पे माइक्रोनेशिया में, तो आप ये देख सकते हैं, क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो गुआम है आइलैंड वो वास्तव में किस ओशियन में है, तो आप क्या बताएंगे कि पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक का मतलब प्रशांत महासागर में, क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं साउथ ईस्ट चाइना सी के आगे का भाग है, क्लियर। अब ये हो गया, इसके बाद आता है यूएई का, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ये सऊदी अरब आपका है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं ओमान और यमन को। यमन जो है वो लाल सागर से लगता है और ओमान जो है फारस की खाड़ी से लगता है, ठीक है, या अरब सागर से लगता है। ये बातें आप याद रखिए। ये है आपकी यूएई, ठीक है। यूएई वास्तव में क्या है, गल्फ ऑफ पर्सिया से भी लगती है और ये आपकी किससे लगती है बताइए, गल्फ ऑफ पर्सिया के साथ साथ ये आपकी लगती है गल्फ ऑफ ओमान से, ठीक। अब यहाँ पे कौन सी संधि है आपने कई बार पढ़ा है, आपको हमने कई बार पढ़ाया है, स्टेट ऑफ हार्मूज, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। हाँ, ये कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ओआईसी के लिए, ओपेक के लिए, तो वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे कि हाँ ओआईसी और ओपेक में कौन कौन से कंट्री हैं, कौन कौन से कंट्री नहीं हैं। बात आती है रोमानिया की, ठीक है। रोमानिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी आप ब्लैक सी पढ़ेंगे तो आपको रोमानिया पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना कि काले सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, ठीक है। हम आपको छोटा सा एक फार्मूला बता दे रहे हैं, GTR ब्रू। अब इन्हीं नामों से सारे देश लगते हैं, तो आप उनको सर्च कीजिए, G से क्या होगा, T से क्या होगा, R से क्या होगा, ठीक है। हमने आपको दिखा भी रहा हूँ, देख सकते हो आप, ठीक है, GTR ब्रू, क्लियर। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद आता है 5G क्लब D10। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो नहीं, बट पता होना चाहिए कि हाँ 5G क्लब D10 का मतलब क्या हुआ। यूके ने एक ग्रुप बनाने का प्रस्ताव किया है जिसमें 10 देश एक साथ आएं और अपना खुद का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करें। आपको पता है कि चाइना की कंपनी है हुआई, ठीक है। हुआई ने 5G ट्रायल शुरू कर दिया था, यानी कि 5G जो आप लोग मोबाइल देखते हो ना, 4G 3G 2G, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते होंगे, सर इनका मतलब क्या होता है।
2G का मतलब ये होता है सेकेंड जनरेशन। जैसे आप श्री आईएएस एकेडमी को देख रहे होंगे, लेट्स क्रैक सीरीज 2.0, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका एक वर्जन 1.0 आ चुका है, यानी कि ये उससे अपडेट वर्जन है। आप देख भी रहे होंगे उसमें थोड़ी आवाज़ स्लो थी, ठीक है, और इसमें थोड़ा एक अलग परफेक्शन टाइप का है। तो यही चीज़ होता है, जैसे जैसे वर्जन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अपग्रेडेशन आता जाता है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता हो। तो इसमें क्या इन्होंने किया है कि जो 7 सदस्य हैं G7 के, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए क्या इंडिया G7 का मेंबर है, ठीक है। तो उसके साथ और जो 10 अदर कंट्री हैं जैसे यूके, ठीक है, आपका इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और भारत। मतलब क्या कि जो 7 सदस्य हैं वो और प्लस 3 सदस्य और ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और भारत, इन तीनों यानी कि टोटल 10 मिलकर बना रहे हैं इस 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल को। आपसे हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, इतनी बातें बताना जरूरी था। G7 क्या है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 1975 में बना था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जब विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं वो आपस में मिलकर कोई एक ग्रुप बनाती हैं तो हम कहते हैं कि वो अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। बाकी आपको याद नहीं रखना है। पीएम संविनिधि क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पीएम संविनिधि पूरा नाम है इसका पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि मिनिस्ट्री इंडस्ट्री की है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन की है। एक और यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे दे सकता है ये भी सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। क्यों, क्योंकि आपको लग सकता है कि वेंडर्स की बात कर रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहा है तो थोड़ा न्याय वगैरह की बात होगी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, पीएम संविनिधि पूरा नाम है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। क्या होगा इसमें जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर का मतलब ये होता है सड़क पर जो ठेले और ठिलिया लगाते हैं, ठीक है, जिनसे आप लोग सब्जी वगैरह, पकौड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें परचेज करते हो, उनको 10,000 रुपये की माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड कराई जाएगी बिना किसी गारंटी के लोन के रूप में। इस लाइन का क्या मतलब, इस लाइन का ये मतलब है सरकार ये कह रही है कि जो लोग कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद जिनका बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो गया, उनके बिजनेस को हम इम्प्रूव करने के लिए, फिर से उसमें एक्सेलरेशन लाने के लिए, उसमें बढ़ावा देने के लिए हम उन लोगों को जो रेडी पटरी में वर्क करते हैं, जो ठिलिया में अपना जीवन गुजारते हैं, उनको 10,000 रुपये का लोन की गारंटी देंगे। अर्थात ये लोग किसी भी बैंक में जाकर 10,000 रुपये का लोन मांगे, इनको लोन मिल जाएगा और इनकी गारंटी सरकार लेगी। और जब ये पैसा मांगेंगे वहाँ पे तो इनसे किसी भी प्रकार की गारंटी का कोई कागज़ नहीं लिया जाएगा, बशर्ते वो स्ट्रीट वेंडर होने चाहिए, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पे आपको, यहीं पे क्वेश्चन बस यही घुमाएगा, 10,000 की जगह पे 1 लाख दे देगा, ठीक है, 10,000 की जगह पे 1,000 रुपये दे देगा, ऐसे घुमा देगा। तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। खास बात क्या होगी कि जो ये 10,000 रुपये हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर 10,000 रुपये मान लीजिए इसने 12 महीने के लिए लिए और इसने 12 महीने के पहले 11 महीने में या 12वें महीने ही पे कर दिए पूरे के पूरे, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, इस 10,000 रुपये चुकाने के एवज में उसके अकाउंट में इतने की 7% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारी वजह से हमारा देश चल रहा है और तुम बड़े ईमानदार हो, तो उसको सब्सिडी देगी 7% की। अब 10,000 का 7% आप निकालेंगे तो आपको पता है कि 700 रुपये निकलेगा, क्लियर। तो 700 रुपये सरकार उसको रिटर्न कर देगी। इतनी बातें आप समझ गए, बस इतनी ही समझना है और कुछ इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 2022 तक लागू रहेगी, हालांकि अब इसे सरकार ने बढ़ा दिया है, क्लियर। तो बाकी आपको याद नहीं रखना है। अब बात आती है कि एमएसएमई की परिभाषा में चेंजेस हुए, हालांकि आपको याद नहीं रखना है बट फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपको जो पता होना चाहिए वो ये है, यहाँ पे ये माइक्रो की जो परिभाषा अब नई आई है वो किया गया है, ठीक है, कि किसी भी इंडस्ट्री को माइक्रो इंडस्ट्री हम कब कहेंगे, स्मॉल कब कहेंगे, मीडियम कब कहेंगे। तो माइक्रो उस इंडस्ट्री को कहेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि 1 करोड़ रुपए उसने लगा के अपना वो बिजनेस शुरू किया, ध्यान देना, 1 करोड़ रुपए लगा के उसने अपना बिजनेस शुरू किया, तो हम कहेंगे कि वो जो है माइक्रो आप इंडस्ट्री है। लेकिन
उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। कई बार बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं टर्नओवर में। आप हमेशा किसी कंपनी का नाम सुनते होंगे या किसी भी पर्सन से मिलते होंगे तो क्या वो आपसे बोलता है कि मेरी कंपनी का टर्नओवर जानते हो 1000 करोड़ रुपए है। तो आपको ये लगता है कि वास्तव में 1000 करोड़ रुपए उसकी इनकम है या उसके बिजनेस है। नहीं साहब, हो सकता है कि उसने अपनी कंपनी में केवल 1000 करोड़ ही लगाए हों और आज उसका जो टर्नओवर है वो 10,000 करोड़ का हो। समझ रहे? तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए उसने 100 रुपए कंपनी में लगाए। हम छोटे से एग्जांपल से लेंगे, ज़्यादा बड़ी संख्या अच्छी नहीं लगती और वैसे भी हमारे पास इतना पैसा ज़िंदगी में आएगा भी नहीं, ठीक है। 100 रुपये हम ये मान के चलते हैं। 100 रुपये में मान लीजिए आपने कोई एक छोटी सी दुकान खोली। आपने नहीं, मतलब मैंने खोली पानी वाले बतासों की। कुछ लोगों के जीव में तो पानी आ गया होगा, है ना, तो इसीलिए मैं पानी वाले बतासे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गोलगप्पे, मतलब आप लोगों की भाषा में, ठीक है, गोलगप्पे की मान लीजिए मैंने 100 रुपये की दुकान खोली। अब 100 रुपये की जब मैंने गोलगप्पे की दुकान खोली तो मैं किराने वाली दुकान में गया, उससे कहा कि मुझे 1 पैकेट रिफाइंड दे दो, मुझे इतना ये आप मसाला दे दीजिए, मुझे ये आटा दे दीजिए और थोड़ी सी सूजी दे दीजिए, ठीक है। अब उसने 4 आइटम मुझे दिए। ये 4 आइटम उसके कितने के हुए? 120 रुपये के। उसने मुझसे कहा कि एक काम करो, ये जो 120 रुपये का तुमने सामान लिया ना, ये आप शाम को पैसा पे कर देना, अभी आप हमें मत पे करो। तो दिमाग लगाना, 100 रुपये इसके पास थे, इसने इस 100 का क्या किया? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा, ठीक है। 120 रुपये इसने क्या किए? यहाँ पे दूसरे दुकानदार से ले आया, ठीक। अब यहाँ लिख लो ऐसा 100, 120, ठीक। अब इसने क्या किया? 120 रुपये के अपने गोलगप्पे बेच दिए, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका टर्नओवर कितने का हुआ पूरे दिन का, तो टर्नओवर हुआ कितना? 12 दूना 24, 240 और 100 आपके 340 रुपये, ठीक है। टर्नओवर का मोटे तौर पर मतलब जितनी आपने इनकम लगाई, जितनी इनकम आपको आई और जितनी आपको देनी है, उन सबको मिला दिया जाए तो उसको हम कहते हैं उसका टर्नओवर। आपको याद नहीं रखना, बस मैंने आपको सामान्य भाषा में समझाने का इसे प्रयत्न किया था। बाकी आप इसे अवॉइड करें, ठीक है। ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ना ही आपको इसे याद रखने की ज़रूरत है। अब बात आती है यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सामान्य रूप से पता होना चाहिए कि हाँ सोशल स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज उस एक्सचेंज को कहते हैं जहाँ पे जो प्राइजेस होती हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनका उद्देश्य पैसा कमाना ना होकर बल्कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है, कॉमन गुड को इंश्योर करना होता है। मतलब कि लोगों की वेलबींग के लिए जो काम करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होती है, हमने ऑलरेडी आपको इंडियन इकोनॉमी की बुक सीरीज की कई सारी PDF प्रोवाइड कराई हैं, लगभग 25 लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराए हैं और उसकी PDF भी दी हैं। तो उम्मीद है कि आपने वो इंडियन इकोनॉमी की पूरी क्लासेस देखी होंगे। हालांकि हम आपको इसमें भी कवर कराएंगे, लेकिन वही है कि वो सारी जो हम कराएंगे वो 15 तारीख के बाद होंगी। तो आप में जो बच्चे चाहते हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं 2 से 3 बार तब तक, ठीक है। नोट्स वही रहेगा, समझ गए। तो आपको स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पता हो जाएगा। निसर्ग क्या है, आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा, बट इस बार जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में डिफरेंस क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में अधिक क्यों आते हैं, अरब सागर में क्यों नहीं आते, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम सारे आपको कवर कराएंगे, ज्योग्राफी में भी। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको तथ्य और बता दें, वो ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि अरब सागर में कम और बंगाल की खाड़ी में ज्यादा क्यों आते हैं, ठीक है। तो इसके मूलतः 3 कारण। नंबर 1 इसका कारण है बंगाल की खाड़ी में जो तापमान होता है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होता है अरब सागर के। दूसरा, अरब सागर में जो लवणता होती है वो अधिक होती है अपेक्षाकृत बंगाल की खाड़ी के। क्यों? क्योंकि अरब सागर में आपने देखा होगा कि अधिकांश नदियां नहीं जाती हैं। जो बड़ी मेजर रिवर है वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो जो रिवर का पानी होता है वो कम लवड़ी होता है, ध्यान देना। रिवर का जो पानी होता है वो कम लवड़ी होता है और समुद्र का जो पानी होता है वो लवड़ी होता है। तो जब रिवर आके समुद्र में मिलती है तो उस लवणता को कम करने लगती है, जबकि अरब सागर में लवणता उतनी ही बनी रहती है, ठीक है। तीसरा जो कारण है, पैसिफिक ओशियन के टाइफून्स इन्फ्लुएंस करते हैं बंगाल की खाड़ी में, यानी कि प्रशांत महासागर प्रभावित करता है। ऐसे आप देखिए, जैसे कि ये हमारा प्यारा पूरी पृथ्वी है, ठीक है।
ये आपका अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात मैंने क्या बताई कि जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत अरब सागर के। क्यों? इसके कारण है। कारण एक तो ये है कि ये जो क्षेत्र है ना, ये ज्योग्राफिकल दृष्टि से काफ़ी एक तरीके का आपको कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पे गर्म स्थिति ज़्यादा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? आप देख रहे हो यहाँ पे खुला भाग ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे सकरा भाग है, तो इसलिए यहाँ पे गर्माहट ज़्यादा रहती है, इसलिए बे ऑफ बंगाल में चक्रवात सबसे ज़्यादा आते हैं। दूसरा कारण मैंने आपको जो ये बताया वो ये कि ये प्रशांत महासागर, ठीक है, ये है पैसिफिक ओशन, तो यहाँ से आने वाली जो हवाएं हैं वो भी इसको प्रभावित करती हैं, तो इसलिए भी ये बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। तीसरा जो मेजर कारण है वो है यहाँ पे आने वाली रिवर, जैसे यहाँ से गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है, यहाँ से गोदावरी आती, कृष्णा आती है, कावेरी आती है, तो ये रिवर क्या करती है, बे ऑफ बंगाल के जो लवड़ी जल है उसको अलवड़ी बनाती है, यानी कि उसकी जो लवड़ता है उसको कम करने का प्रयत्न करती हैं, जिस कारण भी चक्रवात आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया चक्रवात के बारे में। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, ठीक है। एंटीफा क्या है, बस इतना पता होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहा, एंटीफा एक फासिस्ट ग्रुप है, आपसे वैसे पूछेगा नहीं लेकिन पता होना चाहिए कि एक उग्रवादी संगठन है। अगर आपको दे देगा कि एंटीफा क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, कुछ बच्चे यही लगा के आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एंटीफा एक एंटी फासिस्ट ग्रुप है यूएस का, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। मूडीज एंड एस एंड फिंच क्या है, वास्तव में ये सब रेटिंग एजेंसी होती है। रेटिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, आप लोग श्री आईएएस एकेडमी में पढ़ते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालते हो, ठीक है, कि हाँ श्री आईएएस एकेडमी बड़ी अच्छी एकेडमी है, श्री आईएएस एकेडमी के टीचर ये हैं वो हैं। मतलब मुझे भी कभी कभी मैसेज पढ़ के लगता है कि बताओ हमें क्या क्या आप लोग बोल देते हो, मतलब अच्छी अच्छी तारीफें करते रहते हो, जबकि हम ये सोचते हैं कि मेरे से ज़्यादा तो मेहनत आप लोग करते हो, है ना। तो वही चीज़ें होती हैं। खैर, तो होता क्या है कि कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो आपको बताते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी अच्छी है, फलाना एकेडमी अच्छी है। आप लोगों को शायद कुछ चीज़ें नहीं पता है, लेकिन हम बताएंगे भी नहीं अभी, जब समय आएगा तब आपको बताएंगे। जितनी भी चीज़ें आप देखते हो ना, जैसे गूगल में आप सर्च करते हो इंडिया बेस्ट आईएएस इंस्टीट्यूट, और उस पर जो टॉप 1 रैंक पे आता है तो आता नहीं है, उसको आने के लिए पैसा दिया जाता है गूगल को। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, आप करके देखना। आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजन पे खरीदना, ठीक है, खरीदना हो, और कोई आपको फ्लिपकार्ट पे खरीदना हो, और दोनों को आप गूगल पे सर्च करना, तो देखना सबसे पहले आपको अमेजन वाला पूरा का पूरा पोर्टल खुल जाएगा, और जो फ्लिपकार्ट जो है वो बाद में खुलेगा, लगभग 1 से कुछ सेकंड कम का, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नेट न्यूट्रलिटी। जो गूगल कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने सर्च इंजन में अमेजन को प्रायोरिटी देती है। क्यों? क्योंकि अमेजन उसको अलग से पैसा देता है इसी चीज़ के लिए कि जब भी कोई सर्च करे तो मेरा जल्दी खुले अपेक्षाकृत अन्य के। तो एक बात बताओ, अगर अमेजन पहले खुल गया, फ्लिपकार्ट थोड़ा देर से खुला, तो आप सबसे ज़्यादा सेलिंग कहाँ खरीदोगे, कहाँ पे परचेजिंग? अमेजोन पे करोगे। तो इसी का नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है, पढ़ाएंगे कभी हम आपको, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ के, रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग देती है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। इंपॉर्टेंट है आपका देप्सांग प्लेन, ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा देप्सांग प्लेन, दौलत बेग, गलवान वैली, ये सब कहाँ पे हैं? तो आप बता दोगे भारत के लद्दाख रीजन में। क्लियर? गलवान वैली पे हमेशा क्वेश्चन पूछता ही रहता है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा सर दिखा तो देते एक बार, मतलब इतने भी आप मतलब वो हो गए कि अब गलवान वैली भी नहीं दिखाओगे, तो बिल्कुल साहब हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, ठीक है। गलवान वैली, तो आप ये देख सकते हो गलवान वैली, ठीक है, द गलवान वैली, ये आपने देखा घाटी, ये देखो वैली का मतलब घाटी, तो देख सकते हो इसी को घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो दो पहाड़ियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है ये घाटी कहलाता है, ठीक है। गलवान रिवर है यहाँ पे, स्वेक है, ठीक है। स्वेक किसकी ट्रिब्यूटरी आपको अच्छे से पता है, किसकी है बताइए? सिंधु की। तो आप ये देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है, भव्य, ठीक है। तो ये पहाड़ियों के बीच में है। वास्तव में क्यों है चर्चा में, आपको अच्छे से पता है कि चाइना अपने यहाँ पे मतलब दिखा रहा है विस्तारवादी नीति, तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे ये विरोध हुआ था, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। बाकी मैप की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। अच्छा एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पैंगोंग लेक कहाँ पे है और क्या वो रामसर साइट के अंतर्गत शामिल है, ठीक है।
चेंगपा समुदाय, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा चेंगपा जो कम्युनिटी है कहाँ की है, तो आप बता देंगे लद्दाख रीजन की, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है क्लेड 1 AI3 कोरोना वायरस, ये आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंसेंटिव्स स्कीम्स, आपसे नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट है आपका इबोला वायरस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। क्या मानव की मौत हो जाती है, पहली बात तो ये, जानवरों से मानव में फैलता है, दूसरी बात मानव से मानव में भी संक्रमण होता है, तीसरी बात खास बात ये कि ना तो इसकी कोई दवा है ना ही इसका कोई प्रूवन ट्रीटमेंट है, ठीक है। लेकिन अभी जो वैक्सीन है वो चल रही है, अभी मतलब एक तरीके से ट्रायल पे चल रही है, तो हम ये कह नहीं सकते पूरी तरीके से कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन है लेकिन ट्रायल पे चल रही है। आपको ये लाइन तो नहीं देगा, बट आपको यही क्वेश्चन दे देगा कि इबोला वायरस के संदर्भ में इससे मानव से मानव में संक्रमित होता है, सही है, जानवरों से मानव में संक्रमित होता है, सही है, इसका कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, तो सही है, ठीक है। हालांकि आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन जो अब की बार आएगा मेरे हिसाब से या अगले बार जो आएगा वो ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन कौन सी बीमारियां वायरस जनित हैं, तो जैसे इबोला हो गया, कोविड-19 हो गया, जीका हो गया, ठीक है, या HIV हो गया, ये सब के सब क्या हैं, ये वायरस जनित बीमारियां। क्लियर, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इतनी बातें जब हो गई तो हम अगला देखते हैं स्वदेश इनिशिएटिव, नाम से ही समझ में आ रहा है स्वदेश, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने क्या किया था, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों से कामगार भारतीयों को वापस लाए थे, ठीक है। वंदे भारत मिशन मतलब फ्लाइट के द्वारा, समुद्र सेतु मिशन मतलब जलयान के द्वारा, जो मालदीव वगैरह में फंसे थे, तो 2 मिशन चलाए गए थे। तो वंदे भारत के अंतर्गत जो भी कामगार मजदूर भारत में आए थे, तो ऐसे लोगों को रोजगार देना सरकार के लिए एक चुनौती बड़ा काम था, तो सरकार ने उन लोगों को काम देने के लिए ही स्वदेश इनिशिएटिव की शुरुआत की। और इसमें क्या किया कि जिन लोगों को विदेश में कोई ना कोई स्किल आती थी, उनको एक फॉर्म भरना होता था और उसमें अपनी वो स्किल बतानी होती कि देखो मुझे ये स्किल आती है, ठीक है, मुझे ऐसा अगर जॉब दे दोगे तो अच्छी बात है, तो फिर मैं सऊदी अरब नहीं जाऊंगा। तो इंडिया गवर्नमेंट ने वो चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश की। इसमें डाटा शेयर किया जाता है अलग अलग वैकेंसीज के लिए, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, काफ़ी सारी स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सिविल एविएशन, आपसे नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेश इनिशिएटिव का संबंध किससे है, विदेश में रहने वाले भारतीयों को या भारत के जो लोग हैं विदेश में कामगार जो हैं उनको एक तरीके की भारत में वैकेंसीज प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब आता है आर्सेनिक कम एल्बम 30, ठीक है। आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा आर्सेनिक कम एल्बम 30 क्या है। आर्सेनिक कम का मतलब ARSNICUM, ठीक है, एल्बम। आप सोचते हो कि सर इंग्लिश में क्यों लिख देते हो, हिंदी में ही लिखा करो। तो बात यह है कि आपको पता होना चाहिए PIB में इंग्लिश में ही होता है, ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में ज़्यादा आप समझ सकते हो, हिंदी में फिर मज़ा नहीं आएगा। कई बार UPSC इंग्लिश में ही देती है, ठीक है। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा है, ठीक है, कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए दवा लेने वालों को है, ठीक। आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि हाँ आर्सेनिक क्या होता है, तो आपको इतना पता नहीं, हाँ आर्सेनिक से काफ़ी जो बीमारियाँ होती हैं वो हो जाती हैं, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है, आपसे नहीं पूछेगा, बट आपको पता क्या होना चाहिए, कासगार शहर कहाँ पे है और डेरा इस्माइल खान कहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेरा इस्माइल खान, ठीक है, आपको ये याद रखना है। डेरा इस्माइल खान कहाँ पे, पाकिस्तान में, कासगार कहाँ पे है, ये आपका चाइना में। क्लियर, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए इतनी बात, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मजार ए शरीफ ये शहर कहाँ पे है। दूसरा आप बताइए हमें इदलिब, ठीक है, ये शहर कहाँ पे है। तीसरा आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में मोसुल ये कहाँ पे है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, बताना जरूर है, मतलब ये मत कि आप लोग बताते नहीं हो ना, दिक्कत तो यही होती है, कुछ बच्चे तो शर्मा जाते हैं, तो वो शर्माना नहीं, गलत ही तो होगा, मतलब आपने देखा होगा अच्छे बच्चे जो पढ़ते हैं उनका भी गलत हो जाता है, मतलब लाल सागर के वो देश ही भूल जाते हैं अड़ोस पड़ोस के। कुछ बच्चे तो क्या है कि वो इजराइल की जगह पे इंडोनेशिया भी लिख देते हैं, लेकिन आपने देखा है वो सॉरी बोलते हैं, ठीक है, और फिर उस पर सुधार करते हैं। अगर आपने अपने आप को दिखाया नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा आप सही हो या गलत हो, ठीक है, तो इतनी बातें पता होना चाहिए। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बुद्धिस्ट रॉक, हुंजा की रॉक ये नहीं पूछेगा। गिलगिट बाल्टिस्तान इंपॉर्टेंट है, आपको हमने लास्ट महीने में ही दिखा दिया था, मतलब जो मई का करंट था जिन्होंने किया उनको पता है, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद नहीं रखना है। ट्यूलिप प्रोग्राम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्यूलिप क्या है। और आपको एक बात बता दें,
ट्यूलिप यूपीएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं है, पूछ सकती है, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था उन्नत भारत मिशन के बारे में, ठीक है। वो गाँवों से रिलेटेड है कि गाँव के 2 से 3 गाँव गोद लेने पड़ते हैं और उसी पर रिसर्च और स्किल करनी पड़ती है, तो इस पे था, यूपीएससी ने पूछ लिया था। तो मे भी हो सकता है आपसे इस पे भी क्वेश्चन पूछ ले। ट्यूलिप पे पूरा नाम क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि फ्रेश ग्रेजुएट को अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज में इंटर्नशिप प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय मौका देता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, पैसा भी मिलता है और नहीं भी मिलता है, ठीक है। ट्यूलिप पोर्टल ज्वाइंटली डेवलप एचआरडी मिनिस्ट्री का मतलब आज की एजुकेशन मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड ऑल इंडिया काउंसिल, मतलब जो SAICTE होती है टेक्निकल एजुकेशन, वो सब मिलके काम कर रहा है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि 8 हफ्तों से लेके 1 वर्ष तक लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। अगर मैं इस पूरी लाइन को एक बार में संक्षिप्त करना चाहूँ तो वो क्या होता है, वास्तव में इसमें जो भी नया इंटरप्रेन्योरशिप होता है, या कहें कि जो भी नया सीखने वाला फ्रेश ग्रेजुएट व्यक्ति होता है, जिसको आगे चलकर बिजनेस करना होता है, या जिसको आगे चलकर कई सारी पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, तो उसको विजिट कराई जाती है उस ज़िले की लोकल अर्बन बॉडीज़ की, स्मार्ट सिटीज़ की, कि आप यहाँ की प्रॉब्लम को देखो, इनको समझो, इनके हिसाब से टेक्नोलॉजी को डेवलप करो और पूरी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। जब वो ऐसा करता है तो उसको इसके एवज के बदले में कुछ पैसा मिलता भी है और कुछ पैसा नहीं भी मिलता है। 8 हफ्तों से लगभग 1 वर्ष तक का ये टाइम पीरियड पूरा टेन्योर होता है, ठीक है। 2025 से पहले 1 करोड़ लोगों को ऐसे ही तैयार करना है, बस, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। बाकी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा अंबारनिया रिवर के बारे में, ठीक है। अंबारनिया रिवर आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? नोर्लिस्क शहर कहाँ का है? रसिया का, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं नोर्लिस्क। देखो जो सिटी आते हैं ना आपके, वो ज़्यादातर मध्य एशिया के आते हैं, क्योंकि बच्चों को मध्य एशिया के शहर पता नहीं होते, और मध्य एशिया के शहर क्या होते हैं? 24 घंटे लड़ते रहते हैं। जैसे इसमें अफगानिस्तान का एक शहर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो तो हम आपको कवर करा ही देंगे, उसमें आपको थिंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात आती है मालाबार एक्सरसाइज, आपसे नहीं पूछेगा, एक्सरसाइज यूपीएससी पूछती नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया, USA, जापान, ये सब इसमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट होने की बात कर रहा है, ठीक है। तो 4 देश इसमें शामिल होते हैं। मूलतः वास्तव में इसमें 3 थे, लेकिन अब इसमें 4 शामिल हो जाते हैं, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक बात बताएं, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना कमेंट बॉक्स में मैं क्यों पूछूंगा आपसे, मतलब आपसे यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है तो उसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो वो बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। वो बात यहाँ पे ये है कि आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे, ठीक है, कि मालाबार तट कहाँ पे है, कोरोमंडल तट कहाँ पे, तो बच्चों को ये नहीं पता होता है। तो जैसे आप ये देख रहे हो ना भारत, ठीक है, भारत में आप यहाँ पे ये देखो ऐसे पूरा, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत आपको दिख रहा है। तमिलनाडु का जो एरिया है ना इस पट्टी का, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। इधर जो केरला का पार्ट है इसको कहते हैं मालाबार तट, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। ये जो है ये है कोरोमंडल तट और ये है आपका मालाबार तट, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा उत्तरी सागर, क्लियर। ये जो क्षेत्र होगा पूर्वी घाट में उत्तरी सागर और कोरोमंडल तट आपको मिलेगा। यहाँ पे जो आपको मिलेगा पश्चिमी घाट में, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे कोंकण मिलेगा तट, आपको मालाबार तट आपको मिलेगा, क्लियर। तो ये तट आपको यहाँ पे मिलते हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। यूपीएससी कई बार घुमा देती है मालाबार तट किधर है, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो बाकी आपको नहीं याद रखना, ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे वहाँ पे और डेप्थ में पढ़ाएंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ऑलरेडी आप में से अधिकांश बच्चों ने हमसे इन्वायरमेंट की हुई है तो उनको तो अब याद आ जाएगा। इसीलिए कहता हूँ देखो, जब आप इन्वायरमेंट कर रहे होते तो रिवाइज इसी को कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहानी सुनाई थी किस चीज़ से, चाय वाली से, कि चाय पीने के लिए पहली बार वो सब लोग गए थे, ठीक है, 1972 के स्टॉकहोम कन्वेंशन में। आप में से अधिकांश बच्चों ने हमें बताया भी था कि स्टॉकहोम वास्तव में कहाँ पे है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बताया था तो उनको हम एक बार दर्शन भी करा देते हैं ताकि वो स्टॉकहोम में जाके थोड़ा बहुत घूमाएं, बेचारे थक गए होंगे, ठीक है। तो स्टॉकहोम आपको यहाँ पे जब दर्शन करा दे रहे हो तो देख लो, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्लियर। तो ये देखिए आपको हम स्टॉकहोम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। बताइए किसकी कैपिटल है, स्वीडन की, ठीक है। अब यहाँ पे हालांकि आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको पता नहीं होगा अभी, तो मैं यहाँ पे बस 2-3 चीज़ें बस आपको बताना चाहता हूँ। स्टॉकहोम तो आपने देख लिया, ठीक है।
स्टॉकहोम वास्तव में स्वीडन की राजधानी है, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे इंडिपेंडेंट रूप से नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी से कौन कौन से कंट्री लगते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यहाँ पे रसिया है, ये रसिया का क्षेत्र है, ठीक है, पोलैंड, ठीक है, ये सब यहाँ पे लगते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्न में से कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनमें कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन नहीं होता है। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं, आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए मैंने आगे बताया नहीं। ग्लोबल वैक्सीन समिट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट फिर भी पता कर लीजिए 50 से अधिक देश व अन्य स्टेक होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको पता है वैक्सीन बन नहीं पा रही थी, तो सारे देश जब अलग अलग बना रहे थे, नहीं बन पाई, तो सबने सोचा अब एक साथ मिल के बनाएंगे तो मे भी हो सकता है बन जाए, फिर बन भी गई, ठीक है। भारत ने कंट्रीब्यूट किया गावी के तहत ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन सिस्टम। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है गावी क्या है, ठीक है, तो ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा कि इसे हाल ही में गठित किया गया, तो नहीं साहब, इसे 2000 में गठित किया गया था। क्या नाम है इसका पूरा? इसका पूरा नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन अगर मतलब यहाँ पे दिया है, वैक्सीन्स दिया है, तो मतलब क्या हुआ कि ये केवल कोविड के लिए नहीं बनाता, बल्कि जैसे हम जीका वायरस पढ़ते हैं, इबोला पढ़ते हैं, यहाँ तक कि इन्फ्लुएंजा पढ़ते हैं, तो इन सब के लिए ये वैक्सीन बनाई जाती है अलग अलग, ठीक है। तो वही एक ये अलायंस है, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट का मतलब जैसे कि पूना वाला की कंपनी भी होगी, ठीक है, और ग्लोबल का मतलब और भी अलग अलग देशों के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। 2000 में इसका गठन हुआ था। ऑब्जर्वर स्टेटस इसे प्राप्त है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, ठीक है। वैक्सीन्स को बनाने में फंड दिया जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद हैं, बाकी आपको याद नहीं रखना है। फिर आती क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा नगर वन स्कीम के बारे में। नगर वन स्कीम नाम से ही समझ में आ रहा है क्या हो सकती है, नगरों के लिए अर्बन एरिया में फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आपसे क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। एक बात और बता दूं आपको, वो ये कि आजकल गवर्नमेंट जो अप्रोच अपना रही है लोगों के साथ में, ठीक है, वो क्या है कि जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट दे रही है, वो क्या करे, कम्युनिटी बेस्ड कर दे रही, कि जितने भी वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो लोग उसकी केयर करें, वो लोग उसके स्टेक होल्डर्स बने और वो लोग उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात यहाँ पे की जाती है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना, कैंपा जो एक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंपा एक्ट के तहत ग्राम पंचायतों को अधिकार प्राप्त है जंगलों के बारे में, ठीक है। अगर किसी को जंगल में कटाई करनी, कोई वो करना है, तो उसे ग्राम पंचायत से अप्रूवल लेने की आवश्यकता है। यूपीएससी ने एक बार एक ही साल में 3 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे थे, ठीक है। बात आती है आई कमिट इनिशिएटिव की। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट ये पूछेगा आई कमिट इनिशिएटिव हाल ही में चर्चा में रहा, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो आप बता देना एनर्जी एफिशिएंसी से, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी की ओर बढ़ें ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की ओर सस्टेनेबिलिटी लाई जाए। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग देखेंगे पहले 100 वॉट के आप बल्ब चलाते थे, ठीक है, फिर आप CFL जलाने लगे, फिर आप क्या करने लगे, LED जलाने लगे, ठीक है। अब कुछ लोग तो क्या होते हैं, जलाते ही नहीं है ना। तो ये जो एनर्जी बचाई जा रही है बार बार, कि जो CFL है, अगर हम जितना CFL में मान लीजिए 15 वॉट का CFL लिया, तो उतने में 15 LED बल्ब हम लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हेल्थ एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एनर्जी से रिलेटेड होगा। EESL का मतलब क्या हुआ, ये हमारे यहाँ की एक नोडल एजेंसी है, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी जो बॉडी है लिमिटेड, उसी से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन घुमा देगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में ना आके न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है, तो गलत हो जाएगा। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। फिर बात आती है मैत्री प्रोग्राम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैत्री प्रोग्राम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मैत्री प्रोग्राम भी एनर्जी से ही रिलेटेड है। मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, नाम है मैत्री का फुल फॉर्म।
तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देंगे। आई कमिट किससे है? एनर्जी से। मैत्री प्रोग्राम किससे? एनर्जी से। सामान्य सा क्वेश्चन आता है इनमें, बेसिक। बच्चों को लगता है अरे मैत्री होगी कोई बहुत बड़ी चीज, ऐसा नहीं है, ठीक है। जया जेटली टास्क फोर्स किससे संबंधित है? आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई बार जो माँ होती है जब वो अपने बेबी को जन्म देती है तो बेबी इनमेच्योर होने के कारण जन्म देने के बाद ही मर जाता है, ठीक है। या कई बार आपने देखा होगा कि बेबी को सही से मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही मेरे मतलब कुछ नज़दीकी मतलब थी रिसर्च में काम करती थी, तो उस लड़की की जब शादी हो गई तो शादी के बाद जब उसको बेबी हुआ तो वास्तव में उसका बेबी सिर्फ इसलिए बेबी नहीं, माँ इसलिए नहीं बच पाई, वो लड़की ही डेथ हो गई क्योंकि उसको उस हॉस्पिटल में, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांव में आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इम्प्रूव होता है, ठीक है, प्राइमरी जो हेल्थ केयर होता है, तो उतनी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करा पाए जिस कारण उसकी मौत हो गई। तो बच्चा बच गया था, उसको बोलते हैं मातृ मृत्यु दर, यानी कि बच्चे को जन्म देते समय, क्योंकि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको रोकने के अगर आपके पास सही से इंतजाम नहीं है तो माँ की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं मातृ शिशु दर या मातृ मृत्यु दर को कम करना जया जेटली टास्क फोर्स के अंतर्गत, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। सिक्स्थ मार्क्ड एक्सटिनेशन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है 2018 में, अब आपसे नहीं पूछेगी। प्रजातियों का विलोपन हो जाता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अभी तक पूरी पृथ्वी में 6 बार बड़ी से बड़ी प्रजातियों का विलोपन हो चुका है। जैसे आप देखते हो कि डायनासोर इस समय हमारे यहाँ नहीं है, ड्रैगन जो बड़े बड़े उड़ने वाले होते हैं जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं वो इस समय हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि एक समय इस अर्थ पे ये लोग रहते थे, तो उसी को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इतने इतने लोग थे, ठीक है। तो वही अब ये कहने जा रहे हैं कि जो ये चल रहा है ये इसमें हो सकता है कि अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे, क्लाइमेट में ऐसे ही हम ग्लोबल जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनको बढ़ाते रहेंगे तो हम भी किसी ना किसी दिन विलुप्त हो जाएंगे और आईएएस की तैयारी अंतरिक्ष में जाके करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको ये क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए, इतनी बातें हो गई। फिर बात आता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, येल व कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये याद रखना। क्वेश्चन यहाँ पे घुमाता है, ये तो दे देता है येल व कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यहाँ दे देता है IMF, यहाँ आपको दे देता है क्या WHO, यहाँ दे देता है आपको WTO, यहाँ आपको दे देगा अंकटाड। तो आपको पता होना चाहिए नहीं साहब, एनवायरमेंटल जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है येल, कोलंबिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक के द्वारा होता है। कई बार में भी हो सकता है आपको एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में केवल येल दे दे, केवल कोलंबिया दे दे, केवल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे दे, ठीक है। तो यही सही होगा, केवल वाला है। और एक बात और बताएं, ऐसा बिल्कुल नहीं देगा कि A नंबर येल यूनिवर्सिटी, B नंबर कोलंबिया, C नंबर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात आती है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर आती है यहाँ पे मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, बस इतना पता होना चाहिए कि मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल किसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, बहुत सारे, मतलब मेडिकल की फील्ड में बहुत सारे। क्यों? क्योंकि अभी कैंसर का इलाज इसी के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद होना। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबक, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब आपने कई बार 2 वर्ड सुने होंगे कैंसर के इलाज के लिए, हाइपोथर्मिया या कीमोथर्मिया, इसका उपयोग होता है। वास्तव में होती क्या है हाइपोथर्मिया और कीमोथर्मिया? नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइपो का मतलब शरीर के टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है, उसी से रिलेटेड है कैंसर के इलाज के लिए। बात आती है यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी क्या है? यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूएन के 6 अंगों में से एक है। इंडिया क्या इसका स्थायी सदस्य नहीं है? कौन स्थायी सदस्य इसके? जो बाकी के जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, ठीक है, जितने भी देश थे
मित्र देश, वो सबके सब कहलाए थे एक तरीके से यूएनएससी की काउंसिल की उनको सीट मिली होती है, हालांकि चाइना उसमें अपवाद है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने लोगों को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता प्राप्त है। ठीक है, भारत स्थायी सदस्य नहीं है, भारत अस्थायी सदस्य है, 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, 10 सदस्य 10 होते हैं इसमें, क्लियर। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वर्ल्ड ओशियन डे आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ रियो अर्थ समिट के दौरान ये आया था। ठीक है, अब रियो तो आपको हमेशा के लिए रट गया होगा। सोहम क्या है? सोहम एक तरीके का फर्स्ट कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सोहम क्या है, तो आप बता देना कि सोहम एक तरीके का फर्स्ट मीडिया कल्चरल प्रोग्राम है। ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म है जिसमें वैदिक फिलॉसफी ऑफ सोहम की बात की जाती है। ठीक है, जो भी हमारी वैदिक फिलॉसफी रही है उसकी बात की जाती है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। आदित्य क्या है? आदित्य भारत की पहली सोलर पावर्ड फेरी है। फेरी का मतलब क्या होता है? पानी वाली जो बोट होती है ना, तो उस बोट में तो वैसे लोग जब चलते हैं तो उसको बोलते हैं पानी वाला जहाज। उसी बोट में जब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वो गाड़ियाँ कार लोगों की इसमें चढ़ा दी जाती हैं, पार्क की जाती हैं, मोटरसाइकिल वगैरह भी, ये चीज़ें साउथ इंडिया में बहुत देखने को मिलती हैं। ठीक है, छोटी छोटी जगह में जाना तो नदी क्रॉस करके तो जा नहीं सकते, तो उसी में अपना चढ़ा देते हैं और उसी से ले जाते हैं, उसी को बोलते हैं फेरी सर्विस। जैसे आपने देखा होगा रोरो फेरी सर्विस है ना, गुजरात के दाहेज में शुरू हुई थी, चर्चा में रही थी 2017 में। ठीक है, तो वही चीज़ है आदित्य, क्लियर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अदसा माइन, शारदा माइन, धन कासा माइन, आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा अदसा, शारदा, धन कासा क्षेत्र संबंधित थे। नंबर 1 पेट्रोलियम उत्पाद केंद्रों से, नंबर 2 अभ्रक उत्पादक केंद्रों से, नंबर 3 लौह उत्पादक केंद्रों से, नंबर 3 कोयला उत्पादक केंद्रों से। तो आप बताओगे साहब कोयला उत्पादक केंद्रों से। ठीक है, अदसा, शारदा, धन कासा, क्लियर। चलिए, इतनी बात, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और जब ऐसे आते हैं तो बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए। संवाद ऐप, संवाद ऐप किससे संबंधित है? कोल से। कोल का मतलब कोयले से। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में, आपको बस ये याद रखना है। नीति माना वैली कहाँ पे है? उत्तराखंड में। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कमेंट बॉक्स में, चलो नहीं बताना है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कांगड़ा जो वैली है वो कहाँ पे थी? कल ही मैंने आपको बताई थी, हिमाचल में। ठीक है, नीति माना कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना। कांगड़ा जो टी है उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। मारपोल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, याद रखना। मारपोल एक कन्वेंशन है, किस चीज की? कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पोल्यूशन। जब पानी वाले जहाज चलते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार वो पलट जाते हैं, उनमें फ्यूल होता है, उनमें लगेज होता है, उनमें गुड्स होते हैं और वो सब पानी में बह जाते हैं। कई बार तो ऐसे खतरनाक पॉल्यूटेंट होते हैं जो पानी में ही फैल जाते हैं, तो उससे उस पानी का जो एनवायरनमेंट होता है प्रभावित होता है। तो उसी से संबंधित ये कन्वेंशन है, ताकि पानी वाले जहाज ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाएं, और भारत इसका हस्ताक्षर करता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, मारपोल का संबंध है मरीन पोल्यूशन से, साइबर अटैक से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज तो सिंपल सी बात हो गई, यही बात हो गई। ठीक है, आपको दे देगा सिक्योरिटी काउंसिल में सीटों से, ऐसे ही देगा नज़दीक वाले, तो आप बता देना साहब मरीन पोल्यूशन से। ठीक, शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है BS6 स्टैंडर्ड। BS6 देखिए, BS6 का क्या मतलब है? BS6 का मतलब है भारत स्टेज। ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए BS6 मानक अपनाए गए और हमने BS5 नहीं अपनाया, हम डायरेक्ट 4 से 6 पे आ गए। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये एक तरीके का स्टैंडर्ड है, पैमाना है कि गाड़ी का जो इंजन होता है ना, वो पहले ज़्यादा प्रदूषण फैलाता था, तो अब उसको अपडेट करो ताकि प्रदूषण कम से कम फैलाए, उसे बोलते हैं BS6 मानक। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बातें मैं आपको बता दूं, आपको BS कई बार और मिलेगा बेसल स्टैंडर्ड के नाम से। ठीक है, एक आपको मिलता है बेसल स्टैंडर्ड, एक आपको मिलता है बेसल कन्वेंशन। बेसल स्टैंडर्ड जहाँ पे वर्ड आएगा या बेसल मानक जहाँ पे वर्ड आएगा, उसका संबंध होता है बैंकों से। ठीक है, और बेसल कन्वेंशन जहां पे वर्ड आएगा उसका मतलब होता है पर्यावरण से। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट हमारा है, आपसे मेंस में आपका यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, कि इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, आप लोग जो ए से लिखते हो ना,
उस एसी की जो मैंने आपको बुकलेट बनवाई है वहाँ पे आप ये 6 वर्ड लिख लो कि वेस्ट मैनेजमेंट को अगर हमें अच्छे से टैकल करना है, डील करना है, तो हमें 6R की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको IIT में पढ़ाया था ना 3T के बारे में, तो वैसा ही रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीफर्बिश, रीडिज़ाइन एंड रीमैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेस्ट आइटम। ये 6R हों तो हम वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज आपने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किए। उम्मीद हमें ये भी है कि ये सभी आर्टिकल आपको याद हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में अगले काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ताकि हमारा जून का जो करंट अफेयर्स है वो 20 तक कवर हो जाए। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।